आज मैं एक लंबे अंतराल के बाद जो चैप्टर पढ़ा रहा था अल्कोहल, एक्चुअली उसमें अल्कोहल और फेनॉल ये दोनों ही चैप्टर मौजूद है और दोनों को ही मुझे पढ़ाना है वन बाय वन। आज मैं इसके पहले अल्कोहल से कुछ रिएक्शंस, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ छात्रों। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये इम्तहान में इसके आने के बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो मेरे मन में ये भी रहता है कि कोर्स भी ख़त्म हो और ख़ासकर जो एग्ज़ाम में आ सकती है चीज़ें वे न छूटने पाएँ, ऐसा मेरा प्रयास है आप लोगों के लिए। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी का मतलब क्या है? अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे, एसिडिटी मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, है ना। कौन एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन कम है, ये जो कंपैरिजन है उसके लिए एक शब्द है एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अल्कोहल चाहे फेनॉल हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सभी में आप देखें कि सब आफ्टर द डिसोसिएशन गिव्स H+। और आप जानते हैं कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। H+ मीन्स दैट इज प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो सभी एसिड्स हैं और इसमें यही आज आपको जानना है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन कम स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप अल्कोहल में देखें तो अल्कोहल में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो ये बता सके कि ये हमारा अल्कोऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी इस अल्कोहल से बहुत ज़्यादा है या ज़्यादा है। ऑलमोस्ट द एसिडिटी जो है वो करीब करीब इन दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो करीब करीब सेम होने के नाते डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका बहुत ही वीक है। आप केमिकल काइनेटिक्स में जानते हैं कि अगर आपको दो एसिड्स की तुलना उनके स्ट्रेंथ की करनी हो तो आप जो है निश्चित रूप से उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट की तुलना करने के बाद आप ये बता सकते हैं कि कौन सी एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सी एसिड उसकी तुलना में कम स्ट्रॉन्ग है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसका जितना ज़्यादा होगा, जिसको आप वियोजन नियतांक कहते हैं, उसकी एसिडिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नाउ हियर ये जो एसिडिटी में खास करके जो ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये डिपेंड कर रहा है कि इधर का पोर्शन इसकी तुलना में कितना ज़्यादा स्टेबल है। जितना ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी इस पोर्शन से, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती जाएगी, रिएक्शन उतना तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ना चाहेगा उस स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। और निश्चित रूप से जो Ka है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, एसिडिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। नाउ हियर व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इन द केस ऑफ फेनॉल, इफ यू सी हियर कि फेनॉल में जो एसिडिटी है वो अल्कोहल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। इसी कारण से जो फेनॉल है वो NaOH के साथ रिएक्शन करता है और देता है आपको सोडियम फेनॉक्साइड आयन और H2O देता है। एसिड एंड बेस मिलके वाटर और आपके साल्ट बनाते हैं। नाउ हियर दिस पोर्शन, दिस फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू फेनॉल। और इसको कैसे आप जान पाएंगे, इसको जानने के लिए आपको रिजोनेंस जो पढ़ाया हुआ है उसमें आपको जाना होगा। रिजोनेंस में भी मैंने डिस्कस किया है कि अगर आप इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, फेनॉल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको 3 स्ट्रक्चर ऐसे मिलेंगे जिसमें प्लस होगा और माइनस होगा। मीन्स कि फेनॉल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, जबकि फेनॉक्साइड आयन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई भी पोलर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। केवल
नेगेटिव चार्ज जो है 3 स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज होगा, और अकेला चार्ज जो है वो कभी पोलर नहीं बताता है, और जब भी 2 चार्ज होंगे तभी वो पोलर कहलाएगा। इस बात को मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर प्लस भी है माइनस भी है मॉलिक्यूल के अंदर आयन, तभी वो पोलर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो अगर आप फेनॉल और फेनॉक्साइड आयन दोनों के स्ट्रक्चर को देखें तो फेनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये फेनॉल है, फेनॉल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनको हम पोलर कहते हैं। ये पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे इस तरह के, और भी मिलेंगे। ये माइनस चार्ज 246 पोजीशन पे रोटेट करेगा, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम पोलर कहते हैं, पोलर कहते हैं। लेकिन अगर आप फेनॉक्साइड आयन की बात करें, फेनॉक्साइड आयन में अगर आप देखें तो जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो पोलर नहीं होगा। अगर आप इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लिखें तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज delocalized here, here and here, लेकिन अकेला चार्ज इसे पोलर नहीं कहेगा, कहेंगे हम, तो ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं नॉन पोलर। तो यही जो रिजोनेंस में आप पढ़ते हैं कि अगर पोलर स्ट्रक्चर कोई शो करता है तो निश्चित रूप से पोलरिटी के कारण उसका जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो नहीं पोलर जहाँ पे वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो दैट इज़ द रीज़न कि फेनॉल की जो एसिडिटी है वो अल्कोहल से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फेनॉक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है उस फेनॉल से ज़्यादा है, और जिसके कारण फेनॉल का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो अल्कोहल के डिसोसिएशन कांस्टेंट से काफ़ी ज़्यादा है, और जिसके कारण फेनॉल इज मोर एसिडिक देन द अल्कोहल्स। नाउ हियर कई बार एक क्वेश्चन आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम तुलना फेनॉल से करें तब फिर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका अगर आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो आपको जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का और कार्बोक्सिलेट आयन का, दोनों में क्या डिफरेंस है। आप देखिए कि अगर हम इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें कार्बोक्सिलिक एसिड का तो आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का मिलेगा। और अगर आप इसका करें तो आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का मिलेगा। नो, इसमें एक खासियत है, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसमें दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो एकदम एक जैसे हैं। इनको हम इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रिजोनेंस में हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर कहीं इस तरह की कंडीशन मिलती है कि दो उसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं और दोनों ही एक समान हैं तो निश्चित रूप से उसकी स्टेबिलिटी मच बेटर होगी, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी कहीं ज़्यादा है और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निश्चित रूप से फेनॉल के डिसोसिएशन कांस्टेंट से कहीं ज़्यादा आएगा, और हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी इस फेनॉल से निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। और यही कारण है कि फेनॉल जो है उसकी एसिडिटी इतनी नहीं है कि वो डीकार्बोक्सिलेशन का टेस्ट दे। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट से उसको ट्रीट करें फेनॉल को तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं मिलती है, जिसको कि हम टेस्ट करते हैं और चूने के पानी में चूना का पानी जो है वो मिल्की हो जाता है। लेकिन अगर हम
कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करें तो ये टेस्ट आसानी से देता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन आप मिलाएं तो CO2 जो है निकलती है, और उसको अगर आप लाइम वाटर में पास करें तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंसेस। नाउ अगेन कि हमारा जो फेनॉल है उसकी एसिडिटी कैसे घटेगी और बढ़ेगी, वो भी मैं आपके साथ इस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि ये फेनॉल है, ये जब टूटेगा ये देगा फेनॉक्साइड आयन। अभी हमने आपको बताया कि इस राइट हैंड साइड में स्टेबिलिटी जितनी बढ़ती जाएगी इसकी, इस स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए निश्चित रूप से मॉलिक्यूल उतनी तेजी से डिसोसिएट होगा और डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ज़्यादा आएगा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा आएगा निश्चित रूप से एसिडिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि ऐसे फैक्टर्स जो इसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ाएंगे, एसिडिटी को और बढ़ाएंगे। इसका मतलब कि ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप्स अगर इसमें जुड़ते जाएं जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो निश्चित रूप से इसके चार्ज का डिस्पर्सल होगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मीन्स कि अगर हम फेनॉल की तुलना में अगर हम एक ऐसा फेनॉल लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप मौजूद है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप NO2 हैं, CN है, इस तरह के ग्रुप हैं, अगर हम इसको डिसोसिएट करें तो ये देगा क्या, ये उसी तरह से डिसोसिएट होगा और आपका देगा फेनॉक्साइड आयन। निश्चित रूप से इस फेनॉक्साइड आयन की तुलना में इस फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ये स्टेबिलिटी का डिफरेंस इससे और इसके बीच में जितना ज़्यादा होता जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप अगर फेनॉल में लग जाएं तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लग जाएं तो निश्चित रूप से एसिडिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। कम से कम मेटा और पैरा के केस में तो आप कह सकते हैं, आर्थो का केस हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये NO2 जो है जो स्टेबलाइज कर रहा है, इसको लगे हाथ अगर हम लोग देखें कि यही NO2 अगर मेटा पोजीशन पे मौजूद है तो भी वो स्टेबलाइज करेगा, लेकिन उस लेवल में नहीं करेगा। ये हमारा मेटा नाइट्रोफेनॉल है और इसको हम डिसोसिएट करें तो सिमिलर वे में ये आपको मेटा नाइट्रो फेनॉक्साइड आयन देगा, फेनॉक्साइड आयन देगा। लेकिन ये फेनॉक्साइड आयन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, वो उतना ज़्यादा स्टेबलाइज NO2 नहीं इसको कर पा रहा है जितना कि ये पैरा पे कर रहा है। इसलिए अगर हम फेनॉल में और पैरानाइट्रोफेनॉल में और मेटानाइट्रोफेनॉल में एसिडिटी की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी आएगी, पैरानाइट्रोफेनॉल की, फिर मेटानाइट्रोफेनॉल की, और उससे कम किसकी आएगी, फेनॉल की। क्यों? क्योंकि इनके जो फेनॉक्साइड आयन है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो रहा है, ये हो रहा है, फिर कौन हो रहा है, ये हो रहा है, फिर कौन हो रहा है, ये हो रहा है। इसका मतलब कि एक ही ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे उसका जो असर है, चाहे वो डोनेटिंग हो चाहे वो विड्राइंग हो, वो समान नहीं है। एक ही जैसा ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे उसका असर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है, अगर आप कॉमन एग्जांपल में देखें, अगर आपको कहीं पे एक झापड़ मान लीजिए आपको मारना है, पैर पे मारे और आपके कान पे मारे और आपके मुंह पे मारे, सब में निश्चित रूप से सेम फोर्स के झापड़ पे, सेम फोर्स की चोट पर जो असर होगा वो अलग अलग होगा। सिमिलर वे हियर, यहाँ पर भी मेटा पे जो नाइट्रो लगा है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग तो है, NO2 ग्रुप तो वो भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग का जो असर है वो उतना ज़्यादा नहीं है। स्टेबलाइज पैरा वाला ज़्यादा करेगा और मेटा वाला ज़्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें थोड़ा और आगे बढ़ें तो जो मेटा नाइट्रो हमारा है वो बहुत दूर तक, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन लेने का इफेक्ट तो है ही है, साथ साथ वो अभी आप देखेंगे कि बहुत दूर तक चार्ज को डिलोकलाइज भी कर रहा है। उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये आपका
ये चार्ज है, ये जितना ज़्यादा डिलोकलाइज होगा उतना स्टेबल होगा। तो अगर आप देखें ये स्ट्रक्चर है तो ये यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ डिलोकलाइज हो सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो ये कहलाता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है। इस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के कारण ये जो फेनॉक्साइड आयन है पैरानाइट्रो वाला, वो कहीं ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है और स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा इस राइट हैंड साइड की होगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ज़्यादा आएगा, एसिडिटी क्या आएगी उतनी ज़्यादा आएगी। अगर आप मेटा के केस में देखें, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट उसका काम कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है इन कंपैरिजन टू फेनॉक्साइड आयन की तुलना में, लेकिन यहाँ पे जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन उसकी कमी है, इसलिए ये स्टेबलाइज तो करेगा, लेकिन पैरानाइट्रो पे जो पोजीशन है वो कुछ फेनॉक्साइड को कुछ ज़्यादा स्टेबलाइज करेगी और ये स्टेबिलिटी का अंतर उनकी एसिडिटी में नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी का अंतर जितना ज़्यादा राइट हैंड साइड में होता जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी और जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है उसकी एसिडिटी ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि फेनॉल के केसेस में कैसे अल्कोहल से हम तुलना कर सकते हैं, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से तुलना कर सकते हैं। और आने वाली वीडियो में इस फेनॉल के और भी जो डिफरेंट एसिडिटी के असर होगा कुछ डिटेल में हम लोग पुनः एक वीडियो छोटी सी और डालेंगे। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी आपको समझ में आ रहा होगा और आज के दिन के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इसे आप बार बार दोहराइए। मैंने कई बार आपको कहा है कि हर लेक्चर को बार बार दोहराइए। कुछ क्वेश्चन हो देन यू आस्क विद मी, है ना। फ़ोन नंबर है, मेल है, मैंने सब दे रखा है आपको। आप वीडियो में जाइए और बार बार उसको पढ़िए, जानिए। कुछ नहीं आता देन यू आस्क विद मी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।